मेरा 15 साल का बेटा अभी कुछ दिनों से न जाने क्यों पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा था। उसकी ज़िद ये थी कि वह शादी करना चाहता है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है, बल्कि पढ़ने लिखने की उम्र है। एक बार तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी धूमधाम से शादी करूंगी। लेकिन मेरा बेटा मानने को तैयार ही नहीं था। उसकी जिद इस कदर बढ़ गई कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। जब उसकी तबीयत हद से ज़्यादा खराब हो गई तो डर के मारे मैंने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि मेरे बेटे के अलावा इस दुनिया में और कोई मेरा सहारा नहीं था और मैं अपने बेटे को हरगिज़ खोना नहीं चाहती थी। लेकिन मुसीबत ये थी कि मेरी बेटी की उम्र अभी सिर्फ 15 साल थी और इस उम्र की लड़की उसके लिए ढूंढना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। काफ़ी समय तक लड़की ढूंढने के बाद जब मुझे कोई भी रिश्ता मेरे बेटे के लिए नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं किसी गरीब परिवार की लड़की को ही अपने बेटे के लिए ब्याह लाऊंगी। कुछ दिनों बाद मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे एक गरीब परिवार की लड़की का रिश्ता बताया। लेकिन वहाँ भी मुसीबत ये थी कि वह लड़की 18 साल की थी, जो मेरे बेटे से बड़ी थी। लेकिन मेरा बेटा तो उससे भी शादी करने के लिए तैयार था। उसे बस किसी भी तरह से शादी करनी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह शादी करने के लिए इतना उतावला क्यों हुआ जा रहा है। मजबूरन जब मुझे उस लड़की के अलावा और कोई भी लड़की नहीं मिली, तो मैं उसकी शादी अपने बेटे से करवा दी। शादी की रात मेरे बेटे के कमरे से मेरी बहू की चीखने की आवाज़ें जब मुझे सुनाई दी, तो मैं बुरी तरह से घबरा गई। और अगले दिन मैंने अपनी बहू की जो हालत देखी, उससे तो मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा था। मेरा नाम सीमा है। मैं एक विधवा औरत हूँ। इस दुनिया में मेरे 15 साल के बेटे और देवर के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता का देहांत भी बहुत ही जल्दी हो गया था और शादी के कुछ सालों बाद ही मेरे पति का भी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी भी मौत हो गई। जब मैं शादी करके अपने पति के साथ विदा होकर इस घर में आई थी, तो यहाँ पर मेरे पति के अलावा मेरी सास और मेरा एक देवर था। पति के देहांत की वजह से मेरी सास को इस कदर सदमा पहुंचा कि वह धीरे धीरे हद से ज़्यादा बीमार रहने लगी और फिर एक दिन वह भी मुझे और मेरे देवर विकास को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी किसी घने अंधेरे से घिर चुकी है। लेकिन उस घने अंधेरे में जो सिर्फ एक रोशनी की किरण थी, वह मेरा बेटा चिराग था। अब मैं अपनी जिंदगी को जीने का मकसद अपने बेटे को ही बना लिया था। अगर वह मुझे एक पल के लिए भी दूर हो जाता, तो यह अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता। इसीलिए मैं अपने बेटे का पूरा पूरा ख्याल रखती थी। मेरा देवर छोटी मोटी नौकरियां करके घर का खर्चा चला रहा था और मैं भी सिलाई का काम करके उसका घर खर्च में हाथ बटाती थी। उस वक्त मेरा बेटा काफ़ी छोटा था। मैंने सोचा कि अब तो इस घर में मैं ही बड़ी हूँ, तो अब अपने देवर की शादी की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। इसीलिए मैंने अपने रिश्तेदारों से मेरे देवर के लिए लड़की का रिश्ता बताने के लिए कह दिया। लेकिन कोई भी मेरे देवर के लिए रिश्ता बताने को तैयार नहीं था। उसकी एक खास वजह थी, क्योंकि मेरे देवर की एक आंख पूरी तरह से नहीं खुलती थी और उसका आधा चेहरा चोट के निशानों से घिरा हुआ था। दरअसल जब मेरा देवर छोटा था, तो खेलते खेलते अचानक ही वह गर्म कढ़ाई के पास पहुंच गया और बच्चा होने की वजह से उसे इतनी समझ नहीं थी कि इस कढ़ाई में रखा हुआ तेल उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और उसने गलती से उस तेल को पलट दिया, जिसके ढेर सारे छींटे उसके चेहरे की एक तरफ पड़ गए, जिसकी वजह से उसकी आंख में भी कमी आ गई और उसका चेहरा भी जल गया। उस वक्त के साथ साथ जले के जो निशान थे, वो भले ही धूमिल पड़ गए हों, लेकिन फिर भी उसका एक तरफ का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया, जिससे वह देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर उसकी आंख में भी कमी हो गई। बस इसीलिए आज तक कोई भी इंसान अपनी बेटी का रिश्ता मेरे देवर के साथ तय करना ही नहीं चाहता है।
ऊपर से हम लोगों के पास इतना रुपया पैसा भी नहीं है जिसकी वजह से कोई भी अपनी बेटी को मेरे देवर के साथ ब्याह दे। लेकिन फिर भी मैं यही चाहती थी कि मेरे देवर का भी घर बस जाए और मेरी देवरानी इस घर में आ जाए, ताकि मेरे घर में जो अकेलापन फैला हुआ है वह कुछ तो कम हो। मेरा देवर शुरुआत से ही बहुत ही कम बोलने वाला रहा था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा शांत रहती थी, क्योंकि जब कोई बात करने वाला है ही नहीं तो फिर किससे बात की जाए। देवर तो बस अपना रोजाना का काम काज करके आता और खाना खाकर सो जाता। जब कभी उसकी छुट्टी होती तो वह ज़्यादातर समय मेरे बेटे के साथ ही बिताता था। मेरे देवर और मेरे बेटे के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नज़र आते थे। इसका कारण ये भी था कि मेरे देवर और बेटे के बीच में उम्र का बहुत लंबा फासला नहीं था। बस इसी वजह से उनके बीच अच्छी पटती थी। मैं भी ये देखकर बहुत खुश होती थी कि उन दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ढेर सारी कोशिशें के बाद मेरे देवर के लिए भी एक अच्छा रिश्ता हमें मिल गया और मैंने जल्द ही उसकी शादी करवा दी। मैं अपनी देवरानी को विदा कराकर इस घर में ले आई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा देवर भी अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था। यहाँ तक कि अब उसके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा था। वह अब पहले की तरह शांत नहीं रहता था, बल्कि खूब बोलता था और मुझे तो वह बहुत ज़्यादा खुश रहता था। मैं भी समझ रही थी कि वह मुझसे अब इतना खुश क्यों रहता है, क्योंकि मैं ही पूरी कोशिश करके उसकी शादी करवाई थी, जिसकी उम्मीद वह बहुत पहले ही छोड़ चुका था। अब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर अचानक हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन मेरी देवरानी मेरे देवर से लड़ झगड़ कर उसे छोड़कर चली गई। उसका कहना था कि वह एक ऐसे बदसूरत आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती, इसीलिए वह उसे छोड़कर जा रही है। देवरानी के वह शब्द मेरे देवर को तीर की तरह चुभे और वह खुद में ही घुट कर रह गया। उस दिन के बाद से मेरा देवर बिल्कुल ही चुप रहने लगा। उसके चेहरे से मुस्कान तो जैसे बिल्कुल गायब ही हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी देवरानी को वापस ले आऊं, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी और कुछ महीनों के बाद ही उसने मेरे देवर को तलाक भी दे दिया। अब फिर से मेरे घर में खामोशी छा गई थी। मैं कभी कभी यही सोचती कि न जाने किसकी नज़र मेरे घर को लग गई है कि मेरे घर में कोई भी खुशी टिक ही नहीं पाती। धीरे धीरे यूं ही दिन, महीने और साल बीतने लगे और हम सब बस एक ऐसी जिंदगी जीने लगे जिसे हम काट रहे थे। अब हमारी बोलचाल पहले से भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। मेरे घर में हर वक्त एक सन्नाटा सा पसरा रहता था। फिर मेरा बेटा 15 साल का हो गया और ना जाने क्यों उसने अचानक ही एक दिन शादी करने की जिद पकड़ ली। मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। वह अपनी जिद पर इस कदर अड़ा था कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, अपनी तबीयत खराब कर ली। जब मुझे उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा तो मेरी तो सांसें ही अटक गई थीं। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि कहीं मैं इसकी जिद के चक्कर में अपने बेटे को ही ना खो दूं। लेकिन मैं अपने बेटे को खुद से जुदा नहीं कर सकती थी। इसीलिए फिर मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे की शादी हर हाल में करवा दूंगी। कम से कम वह खुश तो रहेगा और मेरे पास रहेगा। फिर मैंने जैसे तैसे कोशिश करके अपने बेटे के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया, लेकिन वह लड़की मेरे बेटे से 3 साल बड़ी थी। पर जब मुझे कोई और रिश्ता मिला ही नहीं तो मैंने मजबूरन उस लड़की को अपनी बहू बना लिया और उसे बहू बनाकर इस घर में ले आई। अब मैं और मेरा बेटा बहुत खुश थे। शादी के अगले ही दिन मैंने देखा कि मेरी बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने उससे पूछा भी कि आखिर क्या हुआ, तो वह कहने लगी, माँ जी कुछ नहीं, बस मुझे जरा सी थकान है। मैंने भी सोचा कि शादी ब्याह के काम काज के चक्कर में इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, 1-2 हफ्ते में वह खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अब तो मैं हर रोज़ ये नोटिस कर रही थी कि मेरी बहू की कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। कई बार तो वह चक्कर खाकर गिर भी जाती थी। मुझे इस सब के पीछे का कारण समझ में नहीं आ रहा था, जबकि मैं उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रख रही थी।
ऊपर से मैं जब भी उससे पूछती कि आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है, तो वह रोने लगती और फिर कहती कि मुझे हर वक्त थकान सी लगती रहती है। मैंने उससे कहा भी कि तुम्हारा खाना पीना तो ठीक से चल रहा है, लेकिन फिर तुम्हें इतनी थकान क्यों लगती है। एक दिन जब उसकी तबीयत हद से ज़्यादा ही बिगड़ गई तो मजबूरन मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर ने वहाँ पहुँचकर मुझे जो भी बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि उसके साथ वह सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही की जा रही हैं। अभी उसका शरीर इतना भी मजबूत नहीं है कि इतना सब झेल सके, इसीलिए आप इनका ख्याल रखें और इन्हें कुछ दिनों तक आराम करने को बोलें। मैं पूरे रास्ते यही सोच सोच कर परेशान थी कि मेरा 15 साल का बेटा आखिर इतना ज़्यादा उतावला क्यों है कि उसने मेरी बहू की हालत ही खराब कर दी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि क्यों वह अपनी शादी की इतनी जल्दबाजी कर रहा था, क्योंकि उसे यही सब चाहिए था। लेकिन उसने तो मेरी बहू के साथ सारी हदें ही पार कर दी थी। उसे उसकी तबीयत की ज़रा सी भी फिक्र नहीं थी, बस अपने मन की मर्जी से ही मतलब था। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक माँ होकर अपने बेटे से इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहूँ। गुस्सा तो मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकती थी। मैं घर आकर अपने बेटे से इनडायरेक्टली अपनी नाराज़गी जताने लगी और मैंने कहा कि बहू की तबीयत तुम्हारी वजह से बहुत ख़राब हो गई है और इसीलिए अब से बहू 2 हफ्ते के लिए मेरे कमरे में ही रहेगी। मेरे बेटे ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप मेरे कमरे से वापस चला गया। उसके बाद इन 2 हफ्तों तक मेरी बहू मेरे साथ ही रही और उसकी तबीयत में भी अब धीरे धीरे सुधार होने लगा था। लेकिन मेरे मन में अभी भी ये सवाल था कि आखिर मेरा 15 साल का बेटा मेरी बहू के साथ ऐसा क्या करता था कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, जबकि उसकी तो उम्र अभी बहुत ही कम है। फिर वह ये सब कैसे कर सकता था, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 2 हफ्तों के बाद बहू वापस से अपने कमरे में रहना शुरू कर चुकी थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मैंने फिर से नोटिस किया कि वह जब भी सुबह उठती तो उसे चलने फिरने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। मैंने उससे पूछा भी कि आखिर तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच ऐसा क्या होता है, तो वह हर बार मुझसे यही कहती कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता और अपनी नज़रों को छुपा लेती। मैं भी अब समझ चुकी थी कि वह शर्म की वजह से मुझे कुछ भी बता नहीं पा रही है। मैं अपने बेटे बहू पर नज़र रखना चाहती थी, लेकिन मजबूरन मैं ये भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह मेरा बेटा था और मैं एक माँ होकर अपने बेटे बहू पर इस तरह की नज़र कैसे रख सकती थी। लेकिन इधर अपने बहू की हालत देखकर मैं अंदर ही अंदर बेचैन होती चली जा रही थी। मुझे लगने लगा कि ऐसे तो मेरी बहू कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी और फिर मेरे बेटे का शादीशुदा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से मेरे देवर की पत्नी उसकी बदसूरती की वजह से उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और मेरा देवर अकेला रह गया। इसी तरह से मेरे बेटे की ऐसी हरकतों से तंग आकर मेरी बहू भी कहीं उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर ना चली जाए और मेरा बेटा भी मेरे देवर की तरह अकेला ना रह जाए। यही सब सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। मुझे इस समस्या का कोई भी हल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैं इस सब के बारे में अपने बेटे से खुलकर बात भी नहीं कर सकती थी। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं इस बारे में अपने देवर को बताऊं और उससे कहूं कि वह मेरे बेटे को समझाए। लेकिन मुझे लगा कि कहीं अगर यह सब बातें मेरे देवर को पता चली तो वह न जाने मेरे बेटे के बारे में क्या सोचेगा। इस वजह से मैंने अपने आप को रोक लिया और अपने देवर से कुछ भी नहीं कहा। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो मुझे अपने बेटे के कमरे से फिर से अजीब सी आवाज़ें महसूस हुईं। इस बार मेरे कदम मैं अपने रोक नहीं पाई और चुपके से उसके कमरे के बाहर पहुंची तो बाहर मेरी बहू की आवाज़ आहें भरने की आ रही थी। साफ साफ पता चल रहा था कि वह इस समय किसी दर्द से गुजर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा इस हद तक क्यों गुजर रहा है, क्यों वह मेरी बहू को इतनी तकलीफ पहुंचा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी गलत संगत में पड़ गया हो और इस वजह से न जाने कौन कौन से तरीके मेरी बहू के साथ अपना रहा हो
और उसका ये हाल कर रखा है। अभी तक मेरी बहू की चीखें कम नहीं हो रही थीं। उन्हें सुन सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से घबराने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं दरवाज़ा खटकाऊं, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया और अपने कानों पर हाथ रखते हुए मैं वापस दौड़ती हुई अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया। मुझे इस वक्त अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसे इतना मारूं कि उसे भी इस बात का एहसास हो कि जब कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आपको कितनी तकलीफ महसूस होती है। धीरे धीरे कुछ दिनों तक यही सब होता रहा। फिर एक दिन फिर से जब मैं रात को उठी तो मुझे इसी तरह की आवाज़ें अपने बेटे के कमरे से आती हुई सुनाई दी। लेकिन अब तो जैसे मैं भी इस सब की आदत डाल चुकी थी, इसीलिए मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में जाने लगी कि तभी मुझे छत के जाल से ऊपर के कमरे में पंखा चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि छत के कमरे में इस वक्त कौन गया हुआ है, या फिर दिन में कोई गया हुआ था और वह पंखा खुला ही छोड़ आया है। ज़्यादा बिजली का बिल आने की चिंता में मैं तुरंत ही छत पर चली गई। मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर पंखे को बंद कर आती हूँ, लेकिन जब मैं दरवाजे के पास पहुँची तो मैंने देखा कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। इसका मतलब कोई था जो कमरे में लेटा हुआ था। पर मैं अब और भी ज़्यादा हैरान हो गई कि आखिरकार छत के कमरे में आकर कौन लेटा है। मेरा देवर तो अपने कमरे में सो रहा था और मेरा बेटा भी इस वक्त बहू के साथ वह सब करने में लगा हुआ था। फिर यहाँ कौन है? अभी मैं इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि तभी मैंने देखा कि उस कमरे की खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। मैंने जैसे ही उसमें से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अंदर जो इंसान लेटा हुआ था वह और कोई नहीं बल्कि मेरा बेटा ही था। ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोचने लगी कि अगर मेरा बेटा यहाँ पर लेटा हुआ है तो इस वक्त मेरी बहू के साथ वह सब कौन कर रहा है? आखिर ये सब इस घर में हो क्या रहा है? मैंने तुरंत ही उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। मेरे बेटे ने घबरा कर दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने मुझे सामने देखा उसके भी होश उड़ गए। वह बुरी तरह से घबराने लगा और कहने लगा कि माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह मुझसे अपनी नज़रें चुरा रहा था। मैंने उसे चिल्लाकर पूछा कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे हो? तो वह मुझसे कहने लगा कि वो दरअसल मेरा आपकी बहू से झगड़ा हो गया था और बस मैं नाराज़ होकर यहाँ आकर लेट गया। मैंने कहा कि अब मुझे एक और झूठ मत बोलना, वरना मैं मार मार के तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगी। अगर तुम नाराज़ होकर यहाँ पर लेटे हो तो फिर बहू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उसके कमरे से क्यों आ रही हैं? आखिर वह ऐसा क्या कर रही है? ये सुनकर तो मेरा बेटा दंग रह गया। मैंने उसे झिंझोड़ते हुए पूछा कि आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? तब मेरा बेटा मेरे सामने रोने लगा और मेरे आगे हाथ जोड़कर बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। दरअसल मैं बुरी तरह से डर गया था और इसीलिए मैं वही करता गया जैसा मुझे चाचा ने कहा। मैंने कहा, चाचा ने तुमसे ऐसा क्या कहा? तो मेरे बेटे ने कहा कि दरअसल चाचा ने मुझे धमकाया कि मैं आपसे मेरी शादी जल्दी करवाने की ज़िद करूं, और इसीलिए मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया ताकि आप मजबूर होकर मेरी जल्द से जल्द शादी करवा दें। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे चाचा ने ऐसा क्यों किया? तो वह कहने लगा ताकि वह मेरी पत्नी के साथ वह सब कर सकें जिसकी उन्हें ज़रूरत है। मैंने कहा, इसका मतलब बहू की तबीयत आज तक जो भी खराब हुई वह तुम्हारी वजह से नहीं थी? तो मेरा बेटा कहने लगा कि नहीं माँ, उस सब के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि मैं तो आज तक अपनी पत्नी के साथ समय ही नहीं गुजार पाया, तो फिर मैं इस सब का जिम्मेदार कैसे हो गया? ये सब उसके साथ आज तक चाचा ही करते आए हैं। मैंने कहा कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह एक बार फिर से रोने लगा और घबरा कर कहने लगा कि मैं वह सब आपको नहीं बता सकता। मैंने एक तमाचा खींचकर उसके गाल पर लगाया, जिससे वह बुरी तरह से घबरा गया। मैंने कहा, अगर तुमने मुझे अभी के अभी सब कुछ नहीं बताया तो मैं मार मार के तुम्हारी खाल खींच लूँगी। मेरा बेटा बुरी तरह से मेरे गुस्से का रौद्र रूप देखकर घबरा गया।
फिर वह कहने लगा, माँ, मैं कुछ गलत लड़कों की संगत में पड़ गया था, जिसकी वजह से मैं नशाखोरी करने लगा था। एक दिन जब मैं सिगरेट पी रहा था तो उस वक्त चाचा ने मुझे देख लिया और उन्होंने मेरी तस्वीर खींच ली। उसके बाद उन्होंने मुझे वह तस्वीर दिखाते हुए कहा कि वह इस सब के बारे में आपको बता देंगे। मैंने उनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े और उनसे कहा कि वह आपको इस सब के बारे में कुछ भी ना बताएं। मैं आज के बाद ये सब कुछ भी नहीं करूँगा। तो उसके बाद चाचा ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन सब करतूतों के बारे में तुम्हारी माँ को ना बताऊं, तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये सब करने को कहा। मैं भी मजबूर था क्योंकि मैं आपके गुस्से से बहुत डरता था। इसीलिए चाचा जैसा कहता गए मैं चुपचाप वैसा ही करता गया। मैंने कहा, तुम्हारी मजबूरी जो भी थी वह तुमने मुझे बता दी, लेकिन आखिर बहू ये सब करने को क्यों मजबूर थी? मैंने तो उससे भी कई बार इस सब के पीछे की वजह पूछी, लेकिन उसने मुझे आज तक कुछ भी क्यों नहीं बताया। तो मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, चाचा ने उसे भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। जब शादी की पहली रात चाचा ने उसे बेहोश करके उसके साथ वह सब किया और उसकी कुछ गलत तस्वीरें निकाली और फिर उन्हें दिखाकर उन्होंने उससे कहा कि अगर उसने उनकी वो बात नहीं मानी तो फिर वह उसे सब जगह बदनाम कर देंगे। इसीलिए मजबूरी में आकर वह भी चुपचाप ये सब बर्दाश्त करने को तैयार हो गई। इसीलिए आपके लाख पूछने के बावजूद भी उसने आज तक आपको कुछ भी नहीं बताया। लेकिन चाचा इतने बेरहम हैं कि उन्हें उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता है। वह उसकी पूरी तरह से जान निकाल कर रख देते हैं। अपने बेटे के मुंह से सारा सच सुनकर तो मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा देवर इस हद तक गिर चुका होगा। मैं मानती हूँ कि उसकी भी अपनी इच्छाएं होंगी। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह मेरे बेटे की बहू के साथ ये सब करता। उसने मेरे पीठ के पीछे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची थी, जिसका अंदाजा मैं कभी भी नहीं लगा सकती थी। मैं तुरंत ही गुस्से में अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे नीचे उसके कमरे के बाहर लेकर गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। और जैसे ही मेरे देवर ने दरवाज़ा खोला, मैंने उसे देखते ही उस पर 3-4 तमाचे जड़ दिए। ये देखकर वह भी बुरी तरह से सकपका गया और उसका सारा सच अब मेरे सामने आ चुका था। मैंने तुरंत ही पुलिस को बुलवाकर अपने देवर को पकड़वा दिया और उसे जेल भिजवा दिया। मेरी बहू की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मैंने तुरंत ही उसे भी हॉस्पिटल लेकर गई। कुछ दिनों के बाद जब वह ठीक हो गई तो मैंने उससे कहा कि आखिर तुम्हें मजबूर होकर ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी? तुम एक बार मुझसे कहकर तो देखती, मैं तुम्हारा साथ देती और कब का तुम्हें इस जाल से आज़ाद करवा देती। मेरी बहू मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। दरअसल मैं डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मैं आपसे इस सब में मदद मांगूंगी तो पता नहीं आप मेरा साथ देंगी भी या नहीं, और कहीं आपने भी मेरा साथ नहीं दिया तो फिर तो मेरी और भी ज़्यादा हिम्मत टूट जाएगी। क्योंकि जब मेरा पति ही मेरा साथ नहीं दे रहा था तो फिर मैं अपनी सास से किसी तरह की मदद की उम्मीद कैसे कर सकती थी। और फिर जब 1-2 बार मैंने आपसे बात करने की हिम्मत जुटाई भी तो मुझे चाचा ने बुरी तरह से धमका दिया कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी करने का सोचा तो वह मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे और फिर मैं कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगी। बस इसी डर की वजह से मैं सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती चली गई। मैंने अपनी बहू से कहा कि लेकिन अब तुम कभी भी खुद को मजबूर मत समझना। अगर कोई भी बात हो तो तुम बेझिझक मुझे हमेशा सबसे पहले आकर बताना। इसके बाद मैं अपनी बहू को वापस अपने घर ले आई। मैंने अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन को सुधारने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। इतना सब झेलने के बाद मेरा बेटा भी अब सुधर चुका था। कुछ सालों के बाद अच्छे से पढ़ लिख कर वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और एक सरकारी कर्मचारी बन गया। आज मैं अपने बेटे बहू के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ और अब हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो चुकी है। दोस्तों, अपने किसी भी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को ब्लैकमेल करके उसके साथ ज़बरदस्ती करना इंसानियत के समाज के लिए बेहतर नहीं है।
साथ ही साथ कम उम्र के बच्चों पर विशेष ध्यान दें कि वह गलत संगतों में आकर किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, और समय रहते उन्हें समझाएं जिससे लोग उनका अपने स्वार्थ के लिए फ़ायदा ना उठा सकें। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही मेरे इस वीडियो पर जो सुपर थैंक्स का आइकन आपको हार्ट शेप में दिख रहा है, उसको प्रेस करके भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे सुपर थैंक्स खरीद कर दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।